हेलो दोस्तों, नमस्कार। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में आपका स्वागत है। हम कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जो अभी बीकॉम सेमेस्टर 5 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें जो लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीएमए का एग्ज़ाम हो चुका है और उसमें हमने जो मॉडल पेपर अपना बनाया था उसी में से क्वेश्चन आया। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से रिपीट किए थ्योरी वाले। और आज जो हम लोग मॉडल पेपर बनाने जा रहे हैं वो दूसरे पेपर का बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फिनेंशियल सर्विसेज। ये 3 टॉपिक इसमें पढ़ना है। एफएम, एफआई और एफएस। फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ना है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। और ये तीनों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत काम का है। कोई गैस पेपर पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप वीडियो के साथ समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। गैस पेपर सिर्फ आपके पास रिटन फॉर्म में है, वहाँ कोई समझाने वाला नहीं है। अगर आप वीडियो के फॉर्म में इसको समझते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आपको मैं बताते चलूँ कि ये तो वीडियो जिस चैनल में जा रहा है वो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के सारे वीडियोस को एक जगह पे देखना, जैसे अभी सेमेस्टर 5 का एग्जाम चल रहा है लेकिन आप सेमेस्टर 6 में देखना चाहते हैं कि जो भी सब्जेक्ट है उसका पूरा वीडियो आपको एक जगह पे मिले, तो उसके लिए हमने अलग से चैनल बना रखा है सेमेस्टर के लिए, जिसका नाम है CWH यूनिवर्सिटी के नाम से। ध्यान रखना है ना, चैनल का नाम क्या है, CWH यूनिवर्सिटी के नाम से आपको चैनल मिलेगा। तो आप CWH यूनिवर्सिटी के नाम से चैनल है, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अभी मैं वीडियो इसी में डाला था इससे पहले कोस्ट वाला, तो बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाए क्योंकि ये नया चैनल है तो ये सर्चिंग में अभी आ नहीं रहा है, बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमको मजबूरन फिर ये वीडियो अपने मेन चैनल में डालना पड़ रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो सेमेस्टर 5 से रिलेटेड है। तो आज हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, ये बीकॉम सेमेस्टर 5 है, वो यहाँ लिखा हुआ है। और आपके लिए ये है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल सर्विसेज में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट तो आसानी से बन जाएगा अगर लॉन्ग पढ़ लेंगे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं सबके बारे में। सबसे पहले क्या लिखा है, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट एंड डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स। फाइनेंशियल मार्केट है क्या और इसके एलिमेंट्स को समझाइए। बहुत आसान है, इतना कहानी लिखा हुआ आपके लिखने के लिए, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ बहुत काम का चीज़ होगा। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है, खुद सोचिए कि सब्जी बाजार किसको बोलते हैं। सब्जी बाजार उस स्थान को बोलते हैं जहाँ सब्जी का क्रय विक्रय होता है। कपड़ा बाजार किसको बोलते हैं, जहाँ कपड़े का क्रय विक्रय होता है। उसी तरह से जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का खरीद और विक्रय होता है, जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है वित्तीय प्रतिभूतियों को, उस मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। वित्तीय बाजार वह बाजार है जहाँ पे वित्तीय प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वित्तीय प्रतिभूति कौन कौन से होता है, तो शेयर होता है, डिबेंचर होता है, बॉन्ड होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा बाजार जहां पे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, शेयर मतलब अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड को खरीदा और बेचा जाता है, ऐसे मार्केट को वित्तीय बाजार कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वित्तीय बाजार वह बाजार है जहां पे वित्तीय संपत्तियों जैसे अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड को खरीदा और बेचा जाता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट is the market in which financial instruments such as share, debenture, bonds are purchased and sold। जहाँ पे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स को खरीदा और बेचा जाता है, ऐसे मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ जो लिखा है वो तो किताब का लैंग्वेज आपका लिखा हुआ है पीडीएफ में, क्योंकि आपको भी यही लिखना है, लेकिन जो समझना है वो आसान भाषा में आप समझिएगा। और अगर जो समझे, हम अभी आपको लिखवाए हिंदी और इंग्लिश में बोल के, आप उसको अगर लिख लेते हैं, ये भी आंसर लिखते हैं, तो ये सबसे सॉलिड आंसर होगा। क्योंकि ऑन लैंग्वेज में अगर आप अपना आंसर लिखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरा, इसका एलिमेंट क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होता है, देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होता है। सबसे पहला क्या शामिल होता है, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, मनी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और मॉर्गेज मार्केट। इतने सारे मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आते हैं, यानी वित्तीय बाजार के अंतर्गत इतने सारे मार्केट अवेलेबल होते हैं, इतने सारे बाजार आते हैं। ऐसे भी मेनली अगर फाइनेंशियल मार्केट के को देखें तो फाइनेंशियल मार्केट दो तरह का होगा,
मेनली फाइनेंशियल मार्केट को देखें तो फाइनेंशियल मार्केट कितने तरह का होगा, 2 तरह का हो। देखिए एक बैनर आपके सामने आया है, जो बच्चे भी सेमेस्टर 5 में हैं तो आने वाले सेमेस्टर 6 में जब आप जाएंगे तो उनके लिए ऑनलाइन बैचेज अवेलेबल है। अगर वो चाहेंगे तो ऑनलाइन बैचेज में ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा, तो लाइव क्लासेस मिलेगा, उसका रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाया जाता है, सारे सब्जेक्ट के क्लासेस होंगे और पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और साथ ही साथ ये जो एग्जाम के टाइम मॉडल क्वेश्चन पेपर विथ वीडियोस मिल रहा है ये भी आपको मिलेगा। ये सारी सुविधाएं आपके पास रहेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसे ही सेमेस्टर 5 का एग्जाम कंप्लीट खत्म होगा, 12 तारीख से इसका सेमेस्टर 6 का क्लासेस बिना भाव यूनिवर्सिटी के लिए शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और आपको अच्छा लगता है पढ़ने में और आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं और समझा दूं आपको कि जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह का होता है। फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह का, वित्तीय बाजार 2 तरह का होता है। पहला होता है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। इसको समझिएगा, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है, छोटा पूछेगा पूंजी बाजार क्या है। और एक होता है मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। अब देखते हैं कैपिटल मार्केट कितने तरह का होता है। कैपिटल मार्केट 2 तरह का होता है। कैपिटल मार्केट 2 तरह का होता है। पहला मार्केट है प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार। अब इसको समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, तो इससे भी क्या होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे फाइनेंस, फिर से सुनिएगा, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट हम लोग समझ लिए ना। फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट ऐसा बाजार है जहां पे वित्तीय प्रतिभूतियों को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा और बेचा जाता है। तो ऐसा मार्केट जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा और बेचा जाता है, इस मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। जहां पे वित्तीय प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है, उस मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में 2 मार्केट है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अब यहाँ लिखा है कि जहां पे जो वित्तीय प्रतिभूति कौन कौन बताए थे अभी आपको, हम शेयर बताए, डिबेंचर बताए, ये तो आप जानते हैं शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, बॉन्ड बताए। जहां पे कपड़ा खरीदा और बेचा जाता है उसको कपड़ा बाजार बोलते हैं, जहां पे सब्जी खरीदा और बेचा जाता है उसको सब्जी बाजार बोलते हैं। उसी तरह से जहां पे शेयर डिबेंचर बॉन्ड को खरीदा बेचा जाता है उसको बोलते हैं वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। याद रखिएगा कि वित्तीय बाजार वह बाजार है जहां पे वित्तीय प्रतिभूतियों को खरीदा बेचा जाता है। अब सवाल है कि कोई व्यक्ति 1 साल से कम समय के लिए खरीदना चाहता है, 1 साल से ज्यादा समय के लिए। तो अगर 1 साल से ज्यादा समय के लिए प्रतिभूति खरीदना चाहता है, 1 साल से अधिक, हम चाहते हैं कि भैया 1 साल से ज्यादा समय के लिए अगर हम प्रतिभूति को खरीदना चाहते हैं, तो 1 साल से ज्यादा समय के लिए अगर सिक्योरिटी खरीदना और बेचना कोई चाहता है तो मार्केट होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वह मार्केट है जहां पे 1 साल से ज्यादा समय के लिए सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। और मनी मार्केट ऐसा मार्केट है जहां 1 साल से कम समय के लिए सिक्योरिटी को खरीदा बेचा जाता है। 1 साल से कम समय के लिए सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। तो याद रखिएगा, मनी मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे 1 साल से कम समय के लिए सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। तो मनी मार्केट में 1 साल से कम समय के लिए, और कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज्यादा समय के लिए सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। इस बात को याद रखना। तो पूछेगा कि 1 साल से कम समय के लिए कहाँ खरीदते बेचते हैं, तो मनी मार्केट में, और 1 साल से ज्यादा समय के लिए कहाँ खरीदते बेचते हैं, और कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। और इसको रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसको रेगुलेट करता है। यानी इसके ऊपर जो कंट्रोल करने का काम करता है वो सेबी है, और इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है ना। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी मार्केट का मतलब ऐसा बाजार जहां पे नई सिक्योरिटी, नए नए शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स को खरीदा बेचा जाता है। तो ऐसा मार्केट जहां पे नए नए सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो जहां सेकेंड हैंड समझते हो, और दूसरा यानी पुराना, जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटी यानी सेकेंड हैंड शेयर, सेकेंड हैंड डिबेंचर, सेकेंड हैंड बॉन्ड्स को खरीदा और बेचा जाता है, उस बाजार को हम द्वितीयक मार्केट कहते हैं, द्वितीयक बाजार कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं।
अब ये सेकेंड हैंड शेयर क्या होता है? मोटरसाइकिल सेकेंड हैंड समझते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे सेकेंड हैंड शेयर का मतलब होता है कि जैसे पहली बार हमने टाटा कंपनी से शेयर खरीदा, अब हमको पैसे की जरूरत है, अब हम टाटा कंपनी का शेयर बेचना चाहते हैं, तो टाटा कंपनी को जो वापस करने जाएंगे ना कि सर ले लीजिए अपना शेयर, हमको पैसा दे दीजिए, तो टाटा कंपनी को पैसा नहीं देगी। टाटा कंपनी बोले हम नहीं पैसा देंगे, क्योंकि शेयर आप खरीदे, मान लीजिए डिवेंचर दिए हैं आप 20 साल के लिए, तो 20 साल के लिए हम टाटा को लोन दिए, तो टाटा हमको 20 साल बाद में ना वापस करेगा। अब हमको पैसा अभी चाहिए, क्या करें? तो आपके पास ये सुविधा है कि आप उस लोन को बेच सकते हैं। अब हम देखें, जा गए शेयर मार्केट में अप्लाई कर दिए, अच्छा इसी में शेयर मार्केट होता है, जो शेयर मार्केट होता है सेकेंडरी मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट शेयर मार्केट नहीं होता है। शेयर बाजार जो होता है वो कौन सा मार्केट है? शेयर मार्केट जो आप सुने हैं, शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, सब सेकेंडरी मार्केट है, क्योंकि यहाँ सेकेंड हैंड बेचा जाता है। शेयर बाजार में आपको सेकेंड हैंड मिलेगा, नया नया नहीं मिलेगा। नया नया तो जैसे टाटा का अगर नया शेयर खरीदना है तो उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा ना शेयर खरीदने के लिए। रिलायंस का खरीदना है तो उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा। सेकेंड हैंड जहाँ चाहिए उसके लिए शेयर मार्केट है, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज है, उसके लिए शेयर बाजार है। यहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। इस बात को याद रखना है आपको। पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या चीज़। तो फिर से ध्यान रिपीट करते हैं कि सेकेंडरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे सेकेंड हैंड शेयर को खरीदा, यानी सेकेंड हैंड शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स को खरीदा और बेचा जाता है। दूसरा है कि इसी को हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं, इसी को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुराने शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। आप जिस शेयर मार्केट की कल्पना कर रहे हैं, जिसको आप जानते हैं, शेयर बाजार तो सब जानते हैं, तो जिस शेयर बाजार को जानते हैं वहां पे नया शेयर नहीं खरीदा बेचा जाता है, वहां पे पुराना ही शेयर खरीदा बेचा जाता है। नया शेयर जिस जगह पे खरीदा बेचा जाता है उस मार्केट को कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट। उस मार्केट को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। याद रखिएगा इस चीज को। और आज तक जो शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे थे वो सेकेंडरी मार्केट था, ठीक है। यानी यहाँ जो डील होता है वो होता है कंपनी टू कस्टमर। बता, C2C लिखा हुआ है, बता लो इसको। C2C ही है, लेकिन यहाँ है कंपनी टू कस्टमर। यहाँ पे डील होता है कंपनी टू कस्टमर, और यहाँ भी C2C है, C2C, लेकिन यहाँ होता है कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, और यहाँ होता है कंपनी टू कस्टमर। सोचिए, नया मोटरसाइकिल आप खरीदने जाते हैं तो डील कैसे होता है? कंपनी से कस्टमर को, कंपनी बेचने वाली, कस्टमर खरीदने वाली। तो कंपनी से कस्टमर जहाँ डील होता है उसको प्राइमरी मार्केट, नया मार्केट बोलते हैं। और जहाँ कस्टमर से पुराना सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल बेचते तो क्या होता है? हम भी कस्टमर है ना, कोई हम धंधा वाला तो है नहीं, हम भी कस्टमर है और खरीदने वाला भी कस्टमर है। नहीं, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेच रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंड हैंड सामान। हम मोबाइल सेकेंड हैंड बेच रहे हैं तो हम पहली बार कंपनी से खरीदे, फिर हम बेच रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो सेकेंड हैंड सामान अगर हम बेचते हैं तो वहां पे डील होता है कस्टमर टू कस्टमर, C2C। और यहाँ भी है C2C, बट ये C का मतलब कंपनी हो गया। यहाँ पे कंपनी टू कस्टमर डील होता है और यहाँ डील होता है कस्टमर टू कस्टमर। इस बात को समझेगा ना तो बहुत अच्छे से फाइनेंशियल मार्केट को आप समझ पाएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को समझ पाएगा। इसको हटा दिया जाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। दूसरा लिखा है डिस्क्राइब द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। डिस्क्राइब कर दिए हम, अभी जो आपको डिस्क्राइब करके समझाए यही इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। कोई दिक्कत है? हालांकि दो कंपोनेंट इस पर छोड़ दिए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में केवल फाइनेंशियल मार्केट बता दिए, जबकि तीन चीज है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यानी भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, भारत जो चल रहा है और इसकी अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई, वो तीन चीज पर टिकी हुई है। पहला फाइनेंशियल मार्केट पर, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर जिसमें बैंक आएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे, और तीसरा होता है फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। ये तीन ऐसी मतलब पिलर है तीनों, जिसके ऊपर पूरा फाइनेंस देश का टिका हुआ है। यानी देश का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हम लोगों को समझना है, वो साइंस वाले को नहीं समझना है ना आर्ट्स वाले को समझना है। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा देश कैसे चलता है, कैसे आसानी से आप ट्रांजेक्शंस कर ले रहे, पैसा लेन देन कर रहे, सब कुछ कैसे चल रहा है, इसका एक सिस्टम बना हुआ है, इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसी स्ट्रक्चर को ये पूछ रहा है कि क्या ढांचा है। तो एक हम आपको बताया कि इसका फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बता दिए, अब बताते हैं और कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ लिख दिया फुल डिटेल्स इन स्टडी नोट यूनिट 1। जो हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो मिल जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, जो मेरे पास लाइव क्लास लिए थे, उनको स्टडी नोट्स यूनिट 1 में ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये हमारे ऑफिस की तरफ से लिख दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम समझा देते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो दिक्कत है, वो जो नोट्स ये बना रहा है उसको लगा कि सब पुराने बच्चों को पढ़ना है, नए स्टूडेंट भी जुड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर हम इसको इरेज कर दे तो आपको हम थोड़ा सा और समझा पाए बहुत अच्छे से। अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो देश का पूरा वित्तीय ढांचा जो है, वित्तीय प्रणाली जो है, बैंक कैसे काम करता है? तो तीन तरह से काम करता है, फाइनेंशियल मार्केट,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर ये तीनों में एक भी नहीं रहेगा ना तो देश खराब हो जाएगा सर, नहीं चल पाएगा। हम लोगों को लगता है क्या लेना देना, ये सब चले ना चले, अरे ये नहीं रहेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। चलिए, फाइनेंशियल मार्केट तो पूरा डिटेल हम समझा चुके हैं क्या होता है। इसकी जरूरत है क्योंकि लोगों के पास अगर फंड है, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स में डील कर रहे हैं। अच्छा, शेयर खरीदने की जरूरत क्या है, हम क्यों शेयर खरीदते हैं, या कंपनी शेयर क्यों बेचती है? तो कंपनी शेयर बेचती है पूंजी लाने के लिए। तो अगर शेयर मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट नहीं रहेगा तो क्या किसी कंपनी को पूंजी मिल पाएगा? और जब कंपनी को पूंजी नहीं मिलेगा तो कंपनी कैसे चलेगी, और जब कंपनी नहीं चलेगी तो वर्कर को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? कंपनी जहाँ से कच्चा माल लेती है वहाँ रोजगार कैसे क्रिएट होगा? अब फिर कंपनी अगर नहीं चलेगी तो किसान से कच्चा माल नहीं खरीदा जाएगा, किसान से कच्चा माल नहीं खरीदा जाएगा तो किसान प्रोडक्शन नहीं करेगा, किसान का इनकम ठप हो जाएगा। ये पूरा अर्थव्यवस्था एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, पूरी इकोनॉमी, पूरा अर्थव्यवस्था एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। इसको चलना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर दो आता है, बैंकिंग। कुछ हमारे देश में ऐसे संस्थाएं हैं जो बैंक के जरिए पैसे का लेन देन कर रही है, और कुछ ऐसी संस्थाएं जिसको बोलते हैं NBF, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक नहीं है बट भी फिर भी पैसे का लेन देन करता है। ये पैसे का लेन देन करने वाला जो पैसा जमा लेता है और लोगों को पैसा देता है उसको बैंक बोलते हैं। तो बैंक के जरिए भी हम लोग पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं। लेकिन सहारा इंडिया में जमा करते थे, वो क्या था? LIC में भी हम जमा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसी संस्थाएं जो बैंक नहीं है फिर भी वो पैसे का लेन देन करती है। लेन देन मतलब जनता से जमा लेती है और जनता को लोन देती है। जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंक तो नहीं है लेकिन फिर भी पैसा जमा लेता है। तो ऐसे संस्थाओं को बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसी संस्थाएं जो बैंक न होते हुए भी बैंक के काम करती है। साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, फाइनेंशियल सेवाएं देती है। अगर ये नहीं रहेगी तो देश चल ही नहीं पाएगा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली संस्था कौन है? जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, फ़ोन पे बहुत यूज करते हैं, चलिए फ़ोन पे भी यूज कर देते हैं। तो फ़ोन पे क्या है बताइए? फ़ोन पे खूब धड़ल्ले से मार रहे हैं सर, ये फ़ोन पे है क्या? ये फाइनेंशियल सर्विसेज है, ऐसी संस्था है जो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। अगर ये सेवा प्रदान नहीं करती तो क्या हम आसानी से डिजिटल पेमेंट कर पाते क्या? UPI के जरिए पेमेंट कर पाते क्या? नहीं ना। तो ये सब जो पेमेंट हम कर रहे हैं ये हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम का भाग है। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये तीनों जो है वो किसके अंदर आता है? फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। और इसी से पूरा देश चलता है। अगर इसमें एक भी ब्रेक डाउन किया ना तो पूरा देश की इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसको ब्रेक डाउन नहीं करना है। इसलिए इस चीज़ को समझना है कि फाइनेंशियल मार्केट के, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर तीन चीज़ आता है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल सर्विसेज। अब लिखा है कि देखिए वित्तीय बाजार क्या है, इसके कार्यों को लिखे। फाइनेंशियल मार्केट तो अभी बता चुके, फिर बता रहे हैं। वित्तीय बाजार ऐसा बाजार है जहां वित्तीय प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। वित्तीय प्रतिभूति का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स। इंग्लिश में अगर हम बोले तो फाइनेंशियल मार्केट आर दोज मार्केट इन विच फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मीन्स शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। इसके महत्वपूर्ण काम क्या क्या है देख लीजिए। पहला काम क्या है? बचत राशियों को जुटाना। फाइनेंशियल मार्केट का मेन काम क्या है? कि जो जनता के हाथ में पैसा है उसको अपने पास लाना। तो जनता के हाथ के पैसे को अपने पास लाने के लिए बहुत सारा तरीका लगाता है। तो बचत को जुटाता है लोगों के पास से, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचत को जुटा सके। दूसरा क्या लिखा है? मूल्य निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन का काम करता है। वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करता है। वित्तीय संपत्ति कौन कौन होता है? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। इसको तरलता, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तरलता का मतलब है जब हम उसको चाहें बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम उसको चाहें बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लिक्विडिटी। और लेन देन की लागत को कम करता है, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको कम करता है। मनी मार्केट क्या है अभी बता चुके हैं। मनी मार्केट कौन सा मार्केट है? जहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। सारा क्वेश्चन जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ठीक से देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो हम समझाए वो पूरा कंप्लीट समझा चुके हैं, उसको सिर्फ लिखना है आप लोगों को, इसलिए आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो मनी मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे क्या बताए थे भैया? जहां पे अल्पकालीन संपत्तियों को खरीदा और बेचा जाता है। देखिए यहाँ लिखा होगा, मुद्रा बाजार अल्प अवधि कोष के लिए सामान्यतः 1 वर्ष से कम होते हैं का बाजार है।
यानी मुद्रा बाजार ऐसा बाजार है जहां पे अल्पकालीन कोषों को खरीदा और बेचा जाता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी यानी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को खरीदने बेचने का काम जिस मार्केट में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। और जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने का काम करते हैं उसको हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं, याद रखिएगा। और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, बताया था ना अभी आपको, आरबीआई रेगुलेट करता है। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। और मनी मार्केट अनऑथराइज्ड मार्केट होता है, ऐसा मार्केट होता है जिसका कोई माई बाप नहीं है, जिसका कोई कंट्रोलर नहीं है। ये स्वतंत्र है, अपने हिसाब से चलता रहता है। इसीलिए आज के समय में मनी मार्केट थोड़ा डेंजरस होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे आपके पास अगर पैसा है ना तो आप सीधा जाते हो कैपिटल मार्केट में, आप शेयर में पैसा लगाते हो, बॉन्ड में पैसा लगाते हो, डिबेंचर में पैसा लगाते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, आप वहां पे पैसा लगाना पसंद करते हो। लेकिन आप कभी भी मनी मार्केट में, या एक इन्वेस्टर कभी भी मनी मार्केट में पैसा लगाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है असंगठित, जिसका कोई रूल्स नहीं है, जिसका कोई रेगुलेशंस नहीं है। ऐसे मार्केट को अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहते हैं, असंगठित बाजार कहते हैं। याद रखना इस बात को। मुद्रा बाजार का काम क्या है, तो मुद्रा बाजार क्या करता है, फिर वही काम करता है जो कैपिटल मार्केट करता है। सबसे पहले लिक्विडिटी मेंटेन करता है। सबसे पहला काम क्या करता है, लिक्विडिटी, तरलता को। तरलता क्या होता है, तरलता का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर कुछ है, जैसे मान लो हमारे पास शेयर है, अब हम उसको बेचना चाहते हैं, कहाँ बेचेंगे, शेयर मेरे पास है, अब हमको पैसे की आवश्यकता है, कहाँ बेचेंगे, कोरा चौक में बैठ के बेचे या सब्जी मंडी में बैठ के बेचे, कहाँ बेचें, कि बस में ट्रेन में कहाँ बेचेंगे। आपके पास तो टेंशन आ जाएगा कि भाई हम कहाँ बेचें इसको। तो ऐसे स्थिति में सिक्योरिटी मार्केट में जिस जो सिक्योरिटीज पब्लिक के पास होती है, उस सिक्योरिटी को पब्लिक कहाँ बेचेगी। तो सरकार ने उसके लिए एक संस्था बना रखी है जहां पे आप अपने सिक्योरिटी को बेच के तुरंत कैश ला सकते हैं। इसी को बोलते हैं तरलता, कन्वर्टेड इनटू कैश, इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, आसानी से नग रोकड़ में बदला जा सके, इसी को हम लोग बोलते हैं तरलता। तो तरलता का मतलब होता है आसानी से हम उसे रोकड़ में बदल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था को तरलता के नाम से हम जानते हैं। अल्प अवधि अधिक के कोषों के लिए आउटलेट, मतलब कम समय के लिए अगर आपको कोष चाहिए तो इसके लिए ये मार्केट बहुत अच्छा है। मनी मार्केट कम समय के लिए पैसों की आवश्यकता को पूरा करता है। तीसरा लिखा है उधारकर्ता के लिए अल्प अवधि कोष का प्रावधान। जो उधार लेने वाला है उसको भी तो कम समय का पैसा अवेलेबल करता है, तो उधार जो लेने वाला है उसके लिए भी करता है। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल का रिकॉर्ड रखता है, इंस्ट्रूमेंट है। बेहतर उपयोग के लिए कोषों का वितरण, क्योंकि कंपनी जब बनती है ना तो उसे दो तरह का पैसा चाहिए, एक लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, एक शॉर्ट टर्म फंड चाहिए। लंबे समय के लिए भी पैसा चाहिए, कम समय के लिए भी पैसा चाहिए। तो लॉन्ग टर्म फंड का जो काम है वो कैपिटल मार्केट, सीएम करता है, कैपिटल मार्केट। और जो शॉर्ट टर्म फंड है उसको मनी मार्केट करता है, एमएम करता है, याद रखिएगा। तो लॉन्ग टर्म फंड को कैपिटल मार्केट से आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म फंड अगर है तो शॉर्ट टर्म फंड को आप कहाँ से पूरा करेंगे, मनी मार्केट से पूरा करेंगे, जैसा यहाँ लिखा है। बचत और निवेश के लिए को प्रोत्साहन करता है। मनी मार्केट अगर काम कर रहा है और लोगों को अच्छा रिटर्न दे रहा है तो लोग बचत करना शुरू कर देते हैं और उस बचत को निवेश करना शुरू कर देते हैं। आर्थिक विकास, अगर ये मार्केट है हमारे देश में तो अर्थव्यवस्था इससे डेवलप हो रही है। और साथ ही साथ लिखा है कि अल्प अवधि कोषों को जुटाने में भी सरकार की मदद करता है, शॉर्ट टर्म लोन को लाने में भी सरकार की क्या करता है, मदद करता है। मुद्रा बाजार में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन कौन से औजार होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जाने चाहिए मनी मार्केट में। तो मनी मार्केट में बेचे जाने वाले औजारों का नाम लिखते हैं, यानी क्या क्या बेचा जा सकता है मनी मार्केट में, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जा सकते हैं मनी मार्केट में। तो चलिए, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स है कॉल मनी, दूसरा है खजाना बिल, तीसरा है वाणिज्यिक बिल, चौथा है वाणिज्यिक पत्र, और पांचवा है जमा प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे प्रलेख है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसे मनी मार्केट में आप खरीद और बेच सकते हैं। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मनी मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। इसके बारे में पहले भी हम क्लास ले चुके हैं, यहाँ ज़्यादा समझाना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत कम समय में आपको पढ़ना है। बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है और उसका रोल बताइए, मनी मार्केट में उसका क्या रोल है। तो हम आपको बताएं ना कि मनी मार्केट का जो कंट्रोलर है, जो मनी मार्केट को चलाता है, वही तो आरबीआई है। आरबीआई ही कंट्रोलर है मनी मार्केट का, आरबीआई ही चलाता है मनी मार्केट को। यानी मनी मार्केट को पूरा रेगुलेट और चलाने का काम किसका है, आरबीआई का है। तो वही बोला आरबीआई का आखिर क्या रोल है, क्या भूमिका है आरबीआई का मनी मार्केट में। तो यहाँ देखिए लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय वित्त और मौद्रिक प्रणाली का केंद्र है, सेंटर है, यही चलाता है। यह सुप्रीम संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है के रूप में अपनी स्थापना के बाद से ही नियामक मतलब रेगुलेट करता है,
मार्ग निर्देशक करता है और नियंत्रक का काम करता है। यानी आरबीआई सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है मनी मार्केट का, जो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, उसका गाइड करता है उसको, और साथ ही साथ कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई को। ये पढ़ने के लिए आपके पास दिया हुआ, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप ये पढ़ सकते हैं। बोलता है मुद्रा बाजार में इसके कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। क्या क्या काम करता है मनी मार्केट में? तो सबसे पहले बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई मुद्रा बाजार के संगठित और गैर संगठित क्षेत्रों को एकीकृत करके उन्हें बैंकिंग व्यवसाय में लाने का प्रयास करता है। मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो तरह के सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक संगठित है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस सब कुछ हैं, और एक है अनऑर्गेनाइज जहाँ पे ना तो रूल्स है ना रेगुलेशंस है। वैसे दोनों मार्केट को, दोनों बैंकिंग सिस्टम को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है आरबीआई। दूसरा लिखा है मुद्रा बाजार द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्त की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आरबीआई बैंक दो बिल बाजार स्कीम लेकर 1952 में आया, और दूसरी जो है 1970 में शुरू किया। आरबीआई ये सोच रहा है कि मनी मार्केट के क्वालिटी को हम कैसे ठीक करें। उसके क्वालिटी को ठीक करने के लिए दो संस्था बनाए, एक बनाया था 1952 में और दूसरा बनाया था 1970 में। बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसने कमजोर बैंकों को मजबूत बैंकों में जोड़ने का काम किया। आरबीआई ये भी काम किया, देखिए ये काम आप जानते भी है। आरबीआई मनी मार्केट को ठीक करने के लिए काम किया कि बैंकिंग प्रणाली बहुत स्ट्रांग हो, यानी बैंकिंग सिस्टम देश का बहुत मजबूत हो। इसके लिए क्या किया कि जो कमजोर बैंक हमारे देश के थे उसको मिला दिया मजबूत बैंकों में। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बैंक एक दूसरे में मिल गए, पहले कोई और बैंक था, अब कोई किसी और में मिल गया। इसका मतलब है यही आरबीआई का ही पॉलिसी था कि बहुत सारे ऐसे बैंक जो पहले कमजोर बैंक थे उनको बड़े मजबूत बैंकों में मिला दिया गया। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में 4 बैंक को मिला दिया गया, जो कमजोर कमजोर बैंक था उसको मिला के पीएनबी में एक बैंक बना दिया, तो 5 बैंक एक बैंक हो गया। ये काम आरबीआई का किया। भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा बाजार का नियमन करता है। ये हो नहीं होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार को नियमन मतलब रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को चलाता है। ये तो हम लोग देख चुके हैं। मुद्रा बाजार के प्रपत्रों का निर्गमन, जितने डॉक्यूमेंट्स मनी मार्केट में जारी किए जाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं ना। यानी सारे डॉक्यूमेंट्स अभी पढ़े ना, क्या इंस्ट्रूमेंट्स है? 5 इंस्ट्रूमेंट्स थे, पांचों इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट के थ्रू आता है। बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई 1962 में जमा बीमा निगम की स्थापना किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक में जो आपका पैसा जमा है उसकी सुरक्षा हो, वो पैसा सुरक्षित रहे, इसके लिए बैंक ने, आरबीआई ने 1962 में जमा बीमा निगम की स्थापना किया, और जिसमें इस बात की गारंटी होती है कि आपकी जमा राशि में से कुछ हिस्सा तो कस्टमर को जरूर मिलेगा अगर बैंक डूब गया तो। जैसे अगर 20 लाख रुपया किसी का जमा है और बैंक डूब जाता है तो ऐसी स्थिति में उस ग्राहक को कुछ पैसा मिलेगा। किसके जरिए मिलेगा? तो जो जमा राशि जमा बीमा निगम है उससे वहाँ पे पैसा मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ यस बैंक था, डूब गया, तो वहाँ पे जो कस्टमर का पैसा जमा है, तो जो जमा पैसा है, जो बैंक डूब जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, डूब जाएगा सारा पैसा। लेकिन ये जमा बीमा निगम जब बैंक खुलवा दिया आरबीआई कि नहीं तुम एक इंश्योरेंस करा लो कि अगर तुम डूबेगे तो तुम्हारा पैसा जो है यहाँ से मैनेज होगा, तो ऐसी स्थिति में ये काम होगा। कोई दिक्कत है? तो जमा जमा बीमा निगम जो है उसकी स्थापना आरबीआई ने 1962 में की है कि लोगों का जमा पूंजी सुरक्षित रहे, सेफ रहे। आगे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा एवं साख की मात्रा तय करता है। दोनों चीज तय करता है, टोटल मनी कितना है और क्रेडिट मनी कितना है, ये दोनों चीज तय करने का काम किसका है? आरबीआई का है। रिजर्व बैंक बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई का अर्थ क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। अब पूछा पूंजी बाजार क्या है, इसके लाभ बताइए। तो पूंजी बाजार तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पूंजी बाजार क्या बताया भैया? कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट है? जहां पे लॉन्ग टर्म, देखो, दीर्घकालीन सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। ऐसे मार्केट जहां पे दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है, ऐसे मार्केट को पूंजी बाजार बाजार कहते हैं। पूंजी बाजार का महत्व क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंस है आज के समय में। पूंजी बाजार नहीं रहेगा तो देश की अर्थव्यवस्था डैमेज हो जाएगी। तो सबसे पहला महत्व है बचत के लिए प्रेरणा देता है। सोचिए अगर कैपिटल मार्केट नहीं होता, शेयर मार्केट नहीं होता, तो वो लोग बचत कहाँ से करते? क्योंकि कैपिटल मार्केट है तो कंपनियों को पैसा चाहिए, कंपनी पैसा मांगती है तो बैंक को लगता है यहाँ यहाँ ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है। अब जैसे एक कंपनी मांग दिया 4,000 करोड़, मार्केट में नहीं है, तो बैंक क्या करेगा? लाएगा कहीं से मार्केट। अब बैंक लाने के लिए क्या करेगा? जनता से पैसा मांगेगा, उसके लिए क्या करेगा? ज़्यादा ब्याज देगा कि भाई लालच दो ब्याज का ताकि जनता जमा करे। तो जनता को ज़्यादा पैसा मिल रहा है,
मार्केट के कारण। तो अगर मार्केट नहीं रन करेगा तो जनता को ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। निवेश का मार्ग प्रशस्त करना, यानी इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करता है। पैसे का ट्रांसफ़र आसान हो रहा है। लिक्विडिटी है, जब चाहें तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोषों की सरल और शीघ्र उपलब्धता, इजी और क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, आसानी से आपको फंड अवेलेबल हो जाता है। और बचतकर्ता और उधारकर्ताओं के बीच में कड़ी का काम करता है कैपिटल मार्केट। अब देखिए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में अंतर दिया हुआ है। आपको बता चुके हैं कि प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट है, जहाँ पे हम नए नए, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे नए नए सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं। और सेकेंडरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे पुराने सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं। तो यहाँ नया सिक्योरिटी खरीदा बेचा जाता है, वहाँ पुराना सिक्योरिटी खरीदा बेचा जाता है। इशू प्राइमरी मार्केट में सीधा यहाँ लिखा, हम बताए भी थे, देखिए सब कुछ बता चुके हैं। यहाँ पे कंपनी टू लिखा है, द सिक्योरिटी आर सोल्ड और इशूड बाय द कंपनी डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर। यानी यहाँ कंपनी टू कस्टमर होता है, यहाँ पे होता है कस्टमर टू कस्टमर, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन बोलता है ये डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन को है बढ़ावा देता है, प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। और ये अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। क्रय और विक्रय, प्राइमरी मार्केट में केवल नए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, और यहाँ पे जब भी करेंगे तो पुराने प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। मूल्य, यहाँ पे मूल्य कंपनी तय करती है और वहाँ पे बाजार तय करता है। यहाँ पे मूल्य कौन तय करता है, कंपनी, और यहाँ पे मूल्य कौन तय करता है, बाजार, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के आधार पर आपके शेयर का वैल्यू तय होगा। मूल्यों में उतार चढ़ाव, यहाँ पे मूल्य में उतार चढ़ाव नहीं होता है। कंपनी जब डिसाइड करेगी हम 70 रुपये में बेचेंगे भैया, लेकिन यहाँ पे मूल्य में उतार चढ़ाव रोज होता है, पर डे मूल्य में उतार और चढ़ाव होता है इस मार्केट में। स्थान, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, जबकि इसका एक निश्चित स्थान होता है जिसको हम लोग शेयर बाजार बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बोलते हैं। आप जो भी जिस नाम से भी देख लीजिए। अब लिखा है स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और इसकी भूमिका थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा गया है। एक्सचेंज, एक्सचेंज गलत लिखा गया। अलग स्टॉक एक्सचेंज क्या है, यानी इसको स्टॉक एक्सचेंज नहीं बोलते, शेयर बाजार बोलते हैं ना। शेयर बाजार क्या है और इसकी भूमिका शेयर मार्केट का क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों पहुंचते हैं। ऐसा स्थान, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी स्थिति जहां पे क्रेता और विक्रेता, शेयर को खरीदने वाले और शेयर को बेचने वाले जिस जगह पहुंचते हैं, उस प्लेटफॉर्म को, उस जगह को हम लोग बोलते हैं शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक बड़े गोदाम की तरह होता है जहां पे क्रेता और विक्रेता दोनों पहुंचते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक बड़े गोदाम की तरह होता है जहां पे क्रेता और विक्रेता दोनों पहुंचते हैं और अपने क्रय और विक्रय का कार्य कंप्लीट करते हैं। देखिए इसकी भूमिका था ना, सेबी के लक्ष्य, गलत चीज लिखा गया यहाँ पे। ये पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी लिखा गया, जबकि लिखना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है, तो दो तीन काम हम बता देते हैं स्टॉक एक्सचेंज का। पहला, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, वो ऐसे लोगों को मौका देता है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करता है जिनको पूंजी चाहिए। स्टॉक मार्केट देश को रेगुलेट करता है, देश के शेयर बाजार को पूरा कंट्रोल करने का काम स्टॉक मार्केट का है। वो सिक्योरिटी के प्राइसेस को तय करता है स्टॉक मार्केट। देश का नब्ज है, नस समझते हैं, नस, हम लोग जब बीमार होते हैं तो नस पकड़ के बता दिया जाता है कि तबीयत खराब है या नहीं है। उसी तरह से नब्ज है किसी भी इकॉनमी का, किसी भी इकॉनमी का नर्वस सिस्टम है वो पूरा। अगर वो डैमेज हुआ तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अगर स्टॉक एक शेयर मार्केट गिरेगा ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए शेयर मार्केट हम लोगों के लिए नब्ज है, नस का काम करता है। अब व्यापारिक बैंक क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो व्यापारिक बैंक, ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक बैंक को ही बैंक बोलते हैं। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और लोगों को ऋण प्रदान करती है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और लोगों को ऋण प्रदान करती है। कितने तरह के बैंक होते हैं, तो बैंक अलग अलग सेक्टर हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, फॉरेन बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब जिसका मालिक सरकार, प्राइवेट सेक्टर मतलब जिसका मालिक एक व्यक्ति, फॉरेन बैंक मतलब जो विदेश का बैंक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक तो जानते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मतलब क्या है, ऐसी बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया तो 1975 में। नाबार्ड क्या है और इसके उद्देश्य और कार्यों को बताइए। नाबार्ड का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल नेशनल एग्रीकल्चर रूरल ग्रामीण विकास बैंक। ये गलत दिखा है ना, नाबार्ड, वही तो इसका फुल फॉर्म गलत दिखा है। नाबार्ड ये गलत दिखा हुआ है, इसलिए फुल फॉर्म गड़बड़ा गया। नाबार्ड नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे नाबार्ड।
ये नाबार्ड नहीं है, क्या लिख दिया है, नारार्ड। नारार्ड नहीं होना चाहिए, नाबार्ड होना चाहिए, NABARD। इसका फुल फॉर्म ये देखिए, इसका फुल फॉर्म होगा नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म से समझ में आ जाएगा इसका काम क्या है। ये नेशनल बैंक है यानी केंद्रीय बैंक है, किसके लिए बना है, फॉर किसके लिए, तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए बस। यानी ध्यान दीजिएगा, नेशनल बैंक है यानी राष्ट्रीय बैंक है, कोई राज्य में सीमित नहीं है कि झारखंड का बैंक है, बिहार का नहीं, पूरे देश में ये बैंक चलता है। और किसके लिए चलता है, डेवलपमेंट के लिए। किसका डेवलपमेंट के लिए, दो चीज के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर और, तो बोलता है एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि क्षेत्रों में विकास करने के लिए जो संस्था पूरे देश स्तर पर बनाई गई है उसे नाबार्ड कहते हैं। फिर से रिपीट करें, ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने के लिए जो संस्था पूरे देश स्तर पर बनाई गई है उसे किस नाम से जानते हैं, नाबार्ड के नाम से हम लोग उसे जानते हैं, नाबार्ड कहते हैं, है ना। नाबार्ड का क्या उद्देश्य है, तो नाबार्ड का देखिए क्या करके उद्देश्य डिस्कस कर दे रहे हैं। सबसे पहले बोलता है ग्रामीण विकास को दिशा प्रदान करना, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उसको विकास करने के लिए दिशा प्रदान करना। ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। कुटीर उद्योग ग्रामीण हस्तकारों और शिल्पकारों के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। ग्रामीण ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं का समन्वय करता है, यानी गांवों के विकास के लिए सारी संस्थाएं काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सारी संस्थाएं क्या करती है, काम करती है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आज हम बता रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपके लिए, ये कल के एग्जाम में आना ही आना है। फंक्शन ऑफ नाबार्ड क्या है, तो देखिए पहला पुनर्वित्त प्रदान करता है, रीफाइनेंस देता है सबको, विकास का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, और भी बहुत सारे काम इसके हैं। अब बोला है कि निम्न संस्थाओं का वर्णन करें। निम्न संस्थाओं के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। पहला IFCI, दूसरा IDBI, तीसरा SIDBI और चौथा एग्जिम बैंक। जब सबका सब डेवलपमेंट बैंक है तो एक एक करके आप पढ़ते जाए। IFCI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा फायदा होगा आपको। IFCI का उद्देश्य क्या है, इस बैंक का क्या उद्देश्य है वो भी आप देखते चले जाइएगा। ये भी आपके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके रोक दे रहे ताकि आप इसको पढ़ सके, आपको सपोर्ट मिलेगा इससे। देखिए इसके काम क्या है, तो बोलता है निगम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण देता है और अग्रिम देता है, रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों में ऋण देता है। निगम स्टॉक, बॉन्ड, शेयर इत्यादि के मुद्दे को अंडरराइट करता है। और निगम केवल सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और सहकारी समितियों को ही ऋण दे सकता है। दूसरा IDBI के बारे में है, तो IDBI भी पढ़ना है आपको। IDBI का उद्देश्य क्या है वो भी पढ़ना है, बहुत काम का चीज़ है ये। क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आएगा। IDBI का फंक्शन आ गया, IDBI का क्या क्या फंक्शन है वो भी आपको देखना है, तो आप देख सकते हैं। IDBI का फंक्शन हम लोग देख लेते हैं क्या है, उसके CDB के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। CDB क्या है, देखो सारा डेवलपमेंट बैंक है, ये देश को डेवलप करने में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो चलिए अब CDB के बारे में देखिए। CDB क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1990 में। 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई है संसद के अधिनियम के जरिए। CDB का उद्देश्य क्या है, तो CDB का उद्देश्य देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 उद्देश्य है CDB का। तो चारों उद्देश्य को आपको पढ़ना है अच्छे से, आप इसको नोट्स कर सकते हैं, छोटा छोटा चीज़ है। CDB का कार्य क्या है वो देख लीजिए। और एग्जिम बैंक ये भी डेवलपमेंट बैंक है। फंक्शन ऑफ एग्जिम बैंक का फंक्शन क्या है, ये बहुत काम का चीज़ है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहे हैं, अगर आप लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई पढ़ना नहीं चाहता, सब स्क्रीनशॉट लेके काम चलाएगा। अब फिर बोला है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये भी आपके लिए बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या संस्था है,
आरबीआई, सेबी और आईआरडीए, ये तीनों चीज पढ़ लीजिएगा। आरबीआई क्या है बता चुके हैं, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कौन सी संस्था बनी हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी पूरा कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। और आईआरडीए जो है वो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस के लिए ये रेगुलेटरी संस्था है। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आईआरडीए जो है इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने का काम करता है। यानी भारत सरकार बीमा क्षेत्र को नियंत्रित तथा नियमित करने के लिए एक संस्था बनाई है जिसका नाम है आईआरडीए। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित और नियमित करने के लिए जो संस्था बनाई है उसका नाम है सेबी। और बैंकिंग क्षेत्र को रेगुलेट और नियमित करने के लिए जो संस्था बनाई है उसका नाम है आरबीआई। तो याद रखिएगा कि ये तीनों संस्था के बारे में आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं आरबीआई के बारे में ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए। कहीं दूसरे जगह देखने से अच्छा है एक जगह पे मिल जाएगा आपके लिए आसानी से। बहुत ही काम का चीज होने वाला है। पूरा आरबीआई का काम दिया हुआ है। अब दूसरी संस्था हो गई सेबी। सेबी की स्थापना कब हुई है, 12 अप्रैल 1988 को। तो इसको सेबी के बारे में लिखिए। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई है और इसके काम यहाँ पे दिए हुए, उद्देश्य यहाँ पे दिए हुए, क्या क्या उद्देश्य है सेबी के। और तीसरी संस्था है आईआरडीए। तीसरी संस्था का नाम क्या है, आईआरडीए, इडरा बोलते हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो बीमा क्षेत्र के व्यवसाय को संचालित करने का काम करती है। ये देखिए सेबी के काम है। सेबी का 3 काम है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, डेवलपमेंट फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन है। यानी लोगों को बचाने का काम है, विकास करने। सेबी का काम है कि भैया लोगों को फ्रॉड से बचाइए, साथ ही साथ कैपिटल मार्केट को डेवलप कीजिए, और तीसरा है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कीजिए। कैसे चलाइएगा उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए। आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी संस्था जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। याद रखिएगा, बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए जो संस्था बनाई गई है उसका नाम है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। याद रखना इसको। तो ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। एक ही मॉडल, एक ही वीडियो में हमने पूरे मॉडल पेपर को एक साथ कंप्लीट कर दिया। तो आप देखिए, अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सके। और आपका जब सपोर्ट मिलेगा तो वो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।